नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2। मैं विषय शिक्षक घरटे एडी। आज हम पाठ क्रमांक 2 सजीवों में जीवन प्रक्रिया का भाग 1 इसके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। इसमें कार्बेज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया किस तरह से होती है, इस बारे में हम आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। भूखमरी, भूख हड़ताल जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में अगर शरीर में कार्बेज पदार्थों का संग्रह कम हो गया तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन जो है ये हमारे शरीर में उनका अतिरिक्त साठा हमारे शरीर में रहता है और उसका उपयोग किया जाता है। स्निग्ध पदार्थों का रूपांतरण स्निग्ध अम्लों में और प्रथिनों का रूपांतर अमीनो अम्लों में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल और अमीनो अम्लों को एसिटिक कोएंजाइम ए में रूपांतरित किया जाता है और एसिटिल कोएंजाइम ए के अणु का क्रेब चक्र अभिक्रिया द्वारा तंतु कणिका में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। साथ में जो आकृति दी गई है इसमें स्निग्ध पदार्थ का रूपांतर स्निग्ध अम्ल में और प्रथिनों का रूपांतरण अमीनो अम्लों में होता है और अमीनो अम्ल एसिटिल कोएंजाइम के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करके इन अम्लों का एसिटिक कोएंजाइम ए में उसको रूपांतरित किया जाता है और एसिटिल कोएंजाइम को क्रेब चक्र कहा जाता है और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों का परिचय। सर हेंस क्रेब ग्लूकोज विघटन ग्लाइकोलिसिस इस प्रक्रिया की खोज गुस्ताव एमडेन, ओटो में यारहाप और जेकब पार्नस इन 3 वैज्ञानिकों ने और उनके सहकर्मियों ने मिलकर की। इसके लिए उन्हें स्नायु पर प्रयोग किए, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया को एमडेन में यारहाप और पार्नस के साथ पाथवे यानी कि ईएमपी पाथवे भी उसको कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक आम्ल चक्र, यह चक्रीय अभिक्रिया सर हेंज क्रेब ने खोजी, इसलिए इस चक्रीय अभिक्रिया को क्रेब चक्र से संबोधित किया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1953 का नोबेल पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था। उसके बाद में विभिन्न सजीवों में कोशिकाओं में होने वाला अनोक्सी श्वसन हमने देखा था। श्वसन के 2 प्रकार यहाँ पे हमने देखे थे, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन करने वाले सूक्ष्मजीव से ऊर्जा निर्मित किस प्रकार होती है। कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, उदाहरणतः अनेक जीवाणु। ऐसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनोक्सी श्वसन करना पड़ता है। अनोक्सी श्वसन से ग्लूकोज विघटन यानी ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन यानी फर्मेंटेशन, ऐसे 2 चरण होते हैं जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा उससे हमें मिलती है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज विघटन से बने पायरुविक अम्ल का कुछ प्रकीर्णकों की सहायता से अन्य कार्बनिक अम्ल में या अल्कोहल यानी कि C2H5OH में अल्कोहल में उसका रूपांतर किया जाता है और इसी को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। कुछ उच्च स्तर के वनस्पति प्राणी और ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर वो भी ऑक्सीश्वसन के स्थान पर अनोक्सीश्वसन करते हैं। कुछ उच्च स्तर के वनस्पति प्राणी और ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सीश्वसन के स्थान पर अनोक्सीश्वसन करते हैं। उदाहरणार्थ
बीजा के अंकुरण के समय यदि ज़मीन पानी के नीचे डूबी हुई होती है तो जो बीज है वो बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। उसी प्रकार से हम जब व्यायाम या कसरत करते समय हमारी मांसपेशियाँ अनॉक्सी श्वसन करती है, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित होता है और हमें थकावट भी उससे महसूस होती है। साथ में ये कोशिकाओं में होने वाला अनॉक्सी श्वसन यहाँ पे दिया गया है। कार्बनिक पदार्थ वो ग्लूकोज का विघटन करते हैं, उससे पायरुविक अम्ल तैयार होता है। उसके बाद किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता है, पायरुविक अम्ल किण्वन, उसके बाद अल्कोहल बनता है और किण्व तैयार होता है। इधर पायरुविक अम्ल किण्वन प्रक्रिया से लैक्टिक अम्ल तैयार होता है और स्नायु लाल रक्त कोशिकाओं तक वो पहुंचाया जाता है। इसी तरह से ये अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बेज पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। प्रोटीन किससे प्राप्त होते हैं, वे किससे बनते हैं? अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाले महाअणु को प्रोटीन कहते हैं। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीनों को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीनों से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरीज इतनी ऊर्जा हमें मिलती है। प्रोटीनों का पचन होने पर अमीनो अम्ल बनता है। यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंग और कोशिका उन अमीनो अम्लों से उन्हें या शरीर को आवश्यक ऐसे प्रोटीन तैयार करते हैं। इसके उदाहरण नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए हैं। अभी प्रोटीनों के पचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्ल, इसमें त्वचा में मेलेनिन रंगद्रव्य केराटिन रहता है, हड्डियों में एसिन रहता है, कोशिकाओं में प्रद्रव्य पटल के प्रोटीन विभिन्न प्रकार के प्रकीण्व बनते हैं उससे, और स्वादु ग्रंथि में इंसुलिन, ट्रिप्सिन, पीयूषिका ग्रंथि में विविध प्रकार के संप्रेरक का निर्माण होता है। स्नायु में एक्टिन और मायोसिन ये लचीले प्रोटीन उसमें हमें मिलते हैं, और रक्त में हीमोग्लोबिन और प्रतिपिंड तैयार होते हैं। त्वचा में मेलानिन रंगद्रव्य केराटिन तैयार होता है। इस तरह से हमारे शरीर को जो भी आवश्यक प्रोटीन रहते हैं वो प्रोटीन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थ को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। हमारे द्वारा सेवन किए गए स्निग्ध पदार्थों का पचन होता है, अर्थात उनका रूपांतरण स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है, जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मित करती है। उदाहरणार्थ, कोशिका का प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है, जो स्निग्ध अम्ल से बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन जैसे संप्रेरक तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए स्निग्ध अम्ल का उपयोग किया जाता है। स्निग्ध पदार्थों से हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी जितनी ऊर्जा हमें मिलती है। रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्निग्ध शरीर में चर्बी युक्त संयोजी ऊतकों के स्वरूप में संग्रहित करके रखा जाता है। जीवन सत्व या विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का एक ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए हमें जीवन सत्व की आवश्यकता होती है। जीवन सत्व के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। इसमें ए जीवन सत्व, बी जीवन सत्व, सी जीवन सत्व, डी जीवन सत्व, ई जीवन सत्व और के जीवन सत्व। इनमें से ए, डी, ई और के ये जो जीवन सत्व है ये स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील होते हैं, यानी कि वो उनका विलय स्निग्ध पदार्थों में
हो जाता है। और जो बी और सी जो भी जीवन सत्व है वो जल में घुलनशील होते, जैसे कि बी और सी जो जीवन सत्व है वो जल में घुलनशील होते हैं। हमने देखा है कि ग्लूकोज का विघटन और क्रेब चक्र इन अभिक्रियाओं में FADH2 और NADH2 बनते हैं। इनके निर्माण में क्रमशः राइबोफ्लोविन जीवनसत्व B2, निकोटानामाइड जीवनसत्व B5 का उपयोग उसमें किया जाता है। हमारे शरीर में साधारणतः 65 से 70% पानी होता है। प्रत्येक कोशिका के द्रव्यमान के लगभग 70% यानी कि 70% पानी ही होता है। रक्त में भी रक्त द्रव्य के 90% पानी होता है। शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके साथ शरीर का भी कामकाज बिगड़ जाता है। इसलिए पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है और इसलिए बार बार पानी पीना आवश्यक होता है। उपरोक्त सभी पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तो तंतुमय पदार्थ को हम पचा नहीं सकते, परंतु अन्य पदार्थों के पचन क्रिया में और अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया में उनकी हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। हरी सब्जियां, फल, अनाज, इनसे हमें रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। धन्यवाद।